मंत्रालय की कार्य योजना क्या है, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। जंगलों में आग की घटनाएं गर्मियों में हर साल होती हैं, लेकिन 2016 और 2019 की उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग ने हम सबके सामने कई सवाल खड़े किए हैं। उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग पर नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने अपनी नाराजगी के साथ कुछ सवाल किए। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश सरकार से एनजीटी ने दोनों सरकारों को कारण बताओ नोटिस जारी कर पूछा कि ऐसी घटनाओं से बचाव और रोकथाम के लिए क्या योजना है सरकारों के पास। साथ ही एनजीटी ने कहा कि वन क्षेत्र और संपदा को आगजनी व अन्य आपदाओं से बचाने की नीति क्या है। देश के स्तर पर ये सवाल हर राज्य सरकार से हैं। इस आपदा से निपटने की नीति और योजना पर बात करने के लिए संबंधित विभाग से विशेष मेहमान हमारे साथ आज हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े हैं। आइए हम उनका आपसे परिचय भी करा दें। हमारे साथ सबसे पहले श्री कृष्ण वत्स साहब जुड़ रहे हैं, ये सदस्य हैं एनडीएमए। कृष्ण साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ एचके मीना साहब जुड़ रहे हैं, असिस्टेंट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट हैं, सहायक वन महानिरीक्षक हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज से। मीना साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ श्री जयराज साहब हैं, प्रधान मुख्य वन संरक्षक हैं उत्तराखंड सरकार के। बहुत बहुत आप तीनों ही मेहमानों का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहले मीना साहब, आपका रुख करना चाहेंगे और उसकी एक खास वजह यह भी है कि हम चाहेंगे कि एक बार आप हमारे सभी दर्शकों को ये भी समझाएं कि जंगलों में आग लगने की घटना के पीछे के कारण और ये क्यों होती है ये घटना। साधारण तौर पे बोले, जंगलों में जो आग लगती है वो एक अनकंट्रोल्ड फायर जो कि तेजी से स्प्रेड होती है, इसको हम फॉरेस्ट फायर के नाम से भी जानते हैं। जैसा आप देखेंगे, हिस्टोरिकली देखें तो वनों का और आग का एक संबंध रहा है और भारत में शुरू से ही है ना आग लगती आई है। और फायर का एक पॉजिटिव रोल रीजनरेशन में, न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग में और कुछ वीड्स और इन्वेसिव स्पीसीज को हटाने में हमेशा रहा है। लेकिन जब ये फायर बहुत तेजी से जंगलों में बढ़ती है, जिसको रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है, तब और एक भयावह रूप ले लेती है, जिससे जो फॉरेस्ट के जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उसके आसपास रहने वाले जो लोग हैं, पर्यावरण है, उस पर दुष्प्रभाव पड़ता है। तब इसको है ना कंट्रोल करना, इसको मैनेज करना बहुत जरूरी हो जाता है। यदि आप देखें, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने जो रिपोर्ट निकाली है, उसके हिसाब से हमारा लगभग 35% एरिया ऐसा है, फॉरेस्ट का एरिया ऐसा है जिसमें कि मॉडरेट से लेके एक्सट्रीमली हाई फ्रीक्वेंसी की फायर लगती हैं। मेजरली नॉर्थ ईस्ट और सेंट्रल सेंट्रल इंडिया है, इससे ज्यादा अफेक्टेड है। फॉरेस्ट में आग लगने के पीछे वेदर, टोपोग्राफी, इसमें जो बायोमास पड़ा रहता है और लोगों का जो बिहेवियर है, ये एक महत्वपूर्ण है ना कारक रहे हैं। पर्यावरण, आप इसमें जनवरी से लेके जून तक एक फायर का सीजन रहता है, जिसमें कि एटमॉस्फेयर में ड्राइनेस ज्यादा रहती है। इसमें विंड, ह्यूमिडिटी और उसका जो टेम्परेचर है, उसकी वजह से ये कैटलिस्ट का है ना काम करते हैं। यदि है ना, और टोपोग्राफी में जहां पे एक्सेसिबिलिटी है ना ज्यादा रहती है ह्यूमन पॉपुलेशन की, वहां पे आग की घटनाएं ज्यादा पाई गई हैं। यदि है ना लोगों के बिहेवियर के ऊपर बात करें तो इसमें कुछ जानबूझ के आग लगाई जाती है, कुछ अनजाने में आग लगती है। जो आग जानबूझ के रहती है, उनमें जैसे हमारी कम्युनिटीज हैं, वो फॉरेस्ट से तरह तरह के एनटीएफपी कलेक्ट करते हैं, तो उस कलेक्शन के लिए भी कभी कभी वो आग लगाते हैं। कभी अपने चरागाह के लिए नई घासें उनको चाहिए रहती है अपने पशुओं के लिए, तो उसके लिए भी वो आग लगाते हैं। जी मीना साहब इस पे भी बात करेंगे कि किस तरह के एक्शन प्लान पे काम किया जा रहा है, क्योंकि 2019 में उत्तराखंड में के जंगलों में जो आग लगी थी, उसके बाद एक बृहद एक्शन प्लान तैयार किया गया है, गाइडलाइंस तैयार की गई हैं, उस पर किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन उससे पहले हमारे साथ वत्स साहब जुड़े हुए हैं, एनडीएमए के सदस्य हैं। वत्स साहब, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि हम किस तरह से इस आपदा से निपटने के लिए तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि 2019 के उत्तराखंड के जंगलों में जो आग लगी थी, उसने कई ऐसे सवाल खड़े किए हैं जो तैयारियों की तरफ भी जाते हैं। एक जो जंगल में आग लगने का जो कारण भारत में ज्यादा प्रचलित है और कई और देशों में भी है कि वहाँ शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है। और जब शिफ्टिंग कल्टीवेशन की बात आती है, लोग थोड़ी अपने जहाँ पर उन्हें फिर से फसल उगानी होती है, वहाँ
वो जंगल को थोड़ी एक सीमित क्षेत्र में वो जलाते हैं। और कभी कभी ये जब इस तरह की जब बात होती है तो वो आग का फैलाव बढ़ता जाता है और उसके कारण ना वह आग नियंत्रण से बाहर चला जाता है। अभी हाल में जो ब्राजील में आपने सुना होगा, अमेज़न के क्षेत्रों में ना बहुत भारी आग लगी थी। उसका एक बहुत बड़ा कारण ये था कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन के चलते वहां आग लगाई गई थी और ना वह आग नियंत्रण से बाहर चला गया था। सो वह एक बहुत बड़ा कारण है और भारत में भी यह एक कारण रहा है। दूसरा जो है कि जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज जो है, जो हमारा टेम्परेचर है, जब भी 5 जो नॉर्मल टेम्परेचर से 5 डिग्री जब ऊपर चला जाता है तो जंगल में आग लगने की संभावना बढ़ते चली जाती है। अब यह है कि एक तो टेम्परेचर बढ़ना, तापमान में की वृद्धि, और दूसरा कि यदि अकाल पड़ गया, ड्राउट हो गया है ना, और बारिश नहीं हुई, तो ऐसे में भी जंगल में आग लगना की जो संभावना है वह बहुत बढ़ जाती है। वत्स साहब, किस तरह के एहतियात बरते जा सकते हैं कि कम से कम नुकसान हो? ये तो कुछ प्राकृतिक कारण आपने बताए हैं। जो दोनों मैं उसी की ओर आ रहा हूँ। एक की जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है, जो लोग आग लगाते हैं उस पर नियंत्रण किया जाए, है ना, थोड़ा उसको रेगुलेट किया जाए, जिसके कारण आग फैले नहीं। वो एक बहुत ही आवश्यक उपाय है और उसके लिए एक बहुत जरूरी है कि जो इर्द गिर्द लोग रहते हैं, जो जंगल के पास रहते हैं, उनका ज्यादा से ज्यादा सहयोग लिया जाए, क्योंकि वो भी उससे बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं। एनडीएमए और एसडीएमए की वत्स साहब क्या भूमिका है? एनडीएमए और एसडीएमए की भूमिका यह है कि हम एक तो इस पर अवेयरनेस, जानकारी के स्तर पर हम लोगों को इस खतरे की ज्यादा से ज्यादा जानकारी मिले, वह है। दूसरा, जो जलवायु परिवर्तन के कारण ये जो संभावना बढ़ गई है, वह भी हम जो वहाँ पर लोग रहते हैं उनके निदर्शन में, उनके जानकारी में यह बात लाएं। तीसरा यह कि हम वन विभाग के साथ हम कैसे काम करें, अर्ली वार्निंग सिस्टम को कैसे मजबूत करें, और जो आग बुझाने की जो प्रक्रिया है, प्रणाली है, उसको हम कैसे बेहतर से बेहतर करें। अभी जो है सो हम एक परंपरागत तरीके से आग बुझाते हैं ना, हैंड टूल्स का हम इस्तेमाल करते हैं और थोड़ा वो एक नेचुरल ब्रेक्स का इस्तेमाल करते हैं, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं और हमें सफलता भी मिलती है। लेकिन अगर यह आग का फैलाव एक बहुत बड़े क्षेत्र में हो गया तो हमें लगता है कि जो आधुनिक प्रणाली है उसका इस्तेमाल करना होगा। जैसे ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में एयरप्लेन्स वगैरह की हम डिप्लॉय करते हैं, उनके थ्रू स्प्रे करते हैं। यहाँ भी हम 2016 में जब उत्तराखंड में आग लगी थी तो हमने एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल किया था स्प्रे के लिए। तो इन सब चीज़ों को जो आग बुझाने की प्रणाली है और प्रक्रिया है, उसमें कैसे हम और बेहतरी लाएं, इसके साथ हम, इसके लिए हम जो राज्य के वन विभाग हैं उनके साथ हम और जुड़कर काम करें और इस टेक्नोलॉजी इसमें और हम इम्प्रूव कर सकें जी। तो इन सब चीज़ों के लिए जो कार्यक्रम निर्धारित किया गया है, जिसको हम फॉरेस्ट फायर प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट प्रोग्राम कहते हैं, उसको और हम कैसे मजबूत करें जी, है ना। तो उसके लिए एनडीएमए का प्रयास चल रहा है और हम निरंतर जो है सो वन विभाग, केंद्र स्तर पर वन विभाग, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया और राज्य के वन विभाग, इनके साथ हम वत्स साहब, हम आपसे जानेंगे कि फॉरेस्ट फायर प्रिवेंशन मैनेजमेंट जो प्रोग्राम है उसमें क्या क्या किया जाना चाहिए और किस तरह से आप जन भागीदारी को भी उसमें शामिल कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले रुक करेंगे जयराज साहब का। जयराज साहब, उत्तराखंड की आग ने 2019 में जिस तरह से जंगलों में आग लगी, उसने क्या आपको लगता है कि अभी तक सरकारों ने जो तैयारी की है, खासकर एसडीएमए और एनडीएमए की तैयारियां किस तरह की दिखाई दी हैं और क्या सीख हमें इस पूरी घटना के बाद से ली है हमने?
देखिए, अगर हम पिछले 3 सालों की बात करें तो 2018 में करीब करीब 4,500 हेक्टेयर हमारा जला था और वो एक अच्छा खासा एरिया हमने माना था। उसके बाद 2019 में, मैं थोड़ा करेक्शन कर रहा हूँ, 2019 में जो है 3,000 से कम जला, 3,000 हेक्टेयर से कम जला। और इस बार जो है 2020 में 200 हेक्टेयर से कम जला। तो अगर आप देखें तो एक ट्रेंड एक ऐसा है जो इंडिकेट कर रहा है कि 18 में सबसे ज्यादा, उसके बाद फिर 19 और इस बार तो खैर बहुत ही कम आग लगी है जी। जहां तक रोल एनडीएमए का है तो मैं इनका बड़ा शुक्रगुजार हूं। एनडीएमए ने बाकायदा जो है फॉरेस्ट फायर्स को रिकॉग्नाइज किया है और इसको जो है एक डिजास्टर के रूप में इसको मान्यता दी है। और इससे फर्क क्या पड़ा है कि जो एसडीएमए है, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, इन्होंने इस बात को समझा है और हमें जो है यहाँ पर अब डिजास्टर मैनेजमेंट से भी हमें सपोर्ट मिलने लगा है। ठीक है, तो इनको ये देखना है कि एनडीएमए भी बड़ी अच्छा रोल रहा है और एसडीएमए बहुत अच्छा कॉपरेशन कर रहा है। और फॉरेस्ट फायर्स का जैसा भी बताया गया, देखिए फॉरेस्ट फायर तब तक नहीं लग सकती जब तक आग ना लगाई जाए। जब तक आग ना हो, कितनी भी गर्मी पड़ जाए, जंगल अपने आप बिल्कुल नहीं जलता है। उसके लिए एक आग का इग्नाइटिंग फैक्टर बहुत जरूरी है। जैसा भी बताया भी गया कि नेचुरल फैक्टर हो सकता है और हमारा मैन मेड फैक्टर्स हो सकते हैं। मेरा ये मानना है कि इंडिया में 99% जो है ह्यूमन बींग्स की वजह से आग लगती है। 1% एक हो सकता है नेचुरल फैक्टर कि कहीं कोई बिजली गिरी, इसको कहते हैं हम लोग लाइटनिंग, कहीं पर कोई फ्रिक्शन जनरेट हुआ पत्थरों के मूवमेंट से, तो वो आप समझिए कि 1% से ज्यादा मैं उसको नहीं मानता। 99% ह्यूमंस के द्वारा या तो लापरवाही से या डेलिबरेटली आग लगाई जाती है। तो अगर हम अपने लोकल लोगों को, कम्युनिटीज को इसके बारे में समझाएं और उनको ऑन बोर्ड लें तो बहुत फर्क पड़ सकता है। देखिए, मैंने 2018 में टेक ओवर करा, उत्तराखंड का चीफ मैं बना, हेड ऑफ द उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। मैं बना था फरवरी 2018 और वो हमारा फायर सीजन शुरू होता है। तो हमने लोगों को अप्रोच किया, हमने लोगों से कहा कि जंगल किसके हैं? क्या ये जंगल सरकार के हैं? क्या ये जंगल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के हैं? लोगों को हमने समझाया जंगल तो आपके हैं। तो ये जो एक धारणा है कि साहब जंगल सरकार के हैं, जल रहे हैं तो हम क्या करें, लोगों में हमने बड़ा व्यापक पैमाने पे हमने जो है उनमें अवेयरनेस फैलाई, समझाया कि इससे जो है सबसे ज्यादा नुकसान स्थानीय लोगों को होगा। जल के, पानी के हमारे स्रोत सूखेंगे तो नुकसान आपका है, हवा प्रदूषित होगी नुकसान आपका है। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट तो अपना काम करेगा, पर आप भी हमारे साथ आइए और कंधे से कंधा मिलाइए। इसका मतलब जयराज साहब आप ये कहना चाह रहे हैं कि वनों से उस तरह का अपनापन पिछले कुछ समय में लोगों का खत्म हुआ है, जिसका एक असर ये भी दिखाई देता है, क्योंकि आपका कहना है कि भारत में कम से कम जो घटनाएं हो रही हैं जंगलों के जलने की, उसमें तकरीबन 80 से 90% इनका मानना है कि उसमें मानव रहित जो कारण है वो ज्यादा है, लोगों की लापरवाही ज्यादा है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद बात करेंगे कि किस तरह से आने वाले समय में अब जो एक्शन प्लान तैयार किया गया है, क्या तब्दीलियां, क्या नई चीजें उसमें जोड़ी गई हैं इस संकट को देखते हुए। एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटते हैं। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार, आपदा प्रबंधन में निस्वार्थ सेवा को सम्मान। कई संगठन और व्यक्ति आपदा प्रबंधन के क्षेत्रों में लगातार काम करते आ रहे हैं, जैसे आपदा की रोकथाम, शमन, तैयारी, प्रतिक्रिया और बचाव, राहत, पुनर्वास, अनुसंधान, नवाचार या प्रारंभिक चेतावनी। आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में भारत में व्यक्तियों और संस्थानों द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्यों की सराहना करने के लिए भारत सरकार ने 23 जनवरी पर एक वार्षिक पुरस्कार सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार की शुरुआत की है। इसके अंतर्गत 3 पुरस्कार तक होंगे। संस्थान और व्यक्ति दोनों ही इन पुरस्कारों के लिए पात्र हैं। यदि पुरस्कार विजेता एक संस्थान है तो उसे प्रमाण पत्र और 51 लाख रुपए का नगद पुरस्कार मिलेगा। यदि पुरस्कार विजेता व्यक्ति है तो विजेता को प्रमाण पत्र और 5 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए या आवेदन करने के लिए dmawards.ndma.gov.in पर आज ही जाएं। जल्दी कीजिए। वर्ष 2021 के लिए आवेदन भरने की अंतिम तिथि 31 अगस्त 2020 है। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार, आपदा प्रबंधन में निस्वार्थ सेवा को सम्मान।
एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे आज के कार्यक्रम आपदा के सामने में। आज हम बात कर रहे हैं जंगलों में जो आग लगती है, इस आपदा से किस तरह से निपटा जा रहा है, क्या तैयारियां हैं और वो क्या कारण हैं जिन पर काबू पाने की भी जरूरत है। हमारे साथ 3 मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ कृष्ण वत्स साहब हैं, ये सदस्य हैं एनडीएमए। एक बार फिर हम आपका तारुफ करा दें। हमारे साथ HK मीना साहब हैं, ये सहायक वन महानिरीक्षक हैं पर्यावरण मंत्रालय से। और हमारे साथ जयराज साहब हैं, प्रधान मुख्य वन संरक्षक उत्तराखंड सरकार से। अब मीना साहब आपके पास आना चाहेंगे। लगातार कुछ तब्दीलियां की जा रही हैं पॉलिसी में भी। नीति निर्माताओं ने जो नया एक्शन प्लान, जो नई गाइडलाइंस तैयार की हैं, उसमें किस तरह से राज्यों को साथ लेके एनडीएमए एक तरह से एक बड़ी संस्था इस पूरी आपदा से निपटने के लिए है, इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि केंद्र योजनाएं बना सकती है, मंत्रालय योजना बना रहा है, उस पर काम करने के लिए उस पर राशि आवंटित कर रहा है, लेकिन क्योंकि ये 7वीं सूची में शामिल है, कॉन्करेंट लिस्ट में ये शामिल होता है, तो ये राज्यों का मसला है। इसमें किस तरह से सहयोग को और बढ़ाने पे काम किया जा रहा है? केंद्र सरकार ने उत्तराखंड की 2016 की फायर के बाद में एक नेशनल एक्शन प्लान ऑन फॉरेस्ट फायर डेवलप किया है। एक वर्ल्ड बैंक के साथ स्टडी की गई थी, उसके बाद ये एक्शन प्लान बनाया गया। इस एक्शन प्लान में सबसे ज्यादा हमने कम्युनिटीज को किस तरह से इन्वॉल्व किया जाए, इस पे ध्यान दिया गया है। इस एक्शन प्लान में जो फायर की कई स्टेज, जैसे 4 स्टेज जनरली होती हैं, प्रिवेंशन, डिटेक्शन, सप्रेशन और पोस्ट फायर मैनेजमेंट। इन चारों के ऊपर डिटेल में कि हर एक स्टेज में राज्य सरकारों को और केंद्र सरकार की क्या क्या भूमिका हो सकती है, उसके बारे में डिटेल में एक एक्शन प्लान पॉइंट्स दिए गए हैं, जिसपे कि यदि स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, ये राज्य वन विभाग यदि कार्य करें तो फायर को काफी इफेक्टिव तरीके से वो मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें हमने टेक्नोलॉजी पे ध्यान दिया है। आपको पता होगा कि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने एक फॉरेस्ट फायर अलर्ट सिस्टम डेवलप किया है। ये 13 साल की रिसर्च के बाद ये सिस्टम आप इस समय बहुत ही रोबस्ट सिस्टम है, जिसमें कि नियर रियल टाइम में जो रजिस्टर्ड यूजर्स हैं उनको फॉरेस्ट फायर के अलर्ट जाते हैं। इसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स को ईमेल और SMS अलर्ट्स जैसे ही फायर लगती है, जैसे ही फायर डिटेक्ट होती है सैटेलाइट के द्वारा, उसके 45 मिनट के अंतराल पे अलर्ट्स जाते हैं, ताकि जो ग्राउंड पे जो हमारी जो स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम है उन अलर्ट्स को लेके फायर सप्रेशन का काम कर सके। तो एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी साथ साथ में चल रहा है, और दूसरी ओर स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को जो भी नीतिगत सहयोग है वो केंद्र सरकार दे रही है। इसके अलावा एक सेंट्रल मॉनिटरिंग कमेटी केंद्र सरकार ने बनाई है, जो कि राज्यों के साथ बैठ के नीतिगत चर्चा करती है। और हमने राज्यों को भी ये इस तरह का रिक्वेस्ट की है कि वो भी स्टेट लेवल पे स्टेट मॉनिटरिंग कमेटी बनाए फायर को मॉनिटर करने के लिए, ताकि वो भी पीरियोडिकली मॉनिटर कर सकें। और साथ ही साथ एनडीएमए के साथ मिलकर हम एक डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान भी मिनिस्ट्री का डेवलप कर रहे हैं, और इसमें NIDM नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट, उसका भी सहयोग लिया जा रहा है। और हमने स्टेट से भी रिक्वेस्ट की है कि वो भी अपने क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान इस रेस्पेक्ट में बनाए, और कई स्टेट ने हमको सबमिट भी किए हैं। तो केंद्र सरकार फॉरेस्ट फायर को लेके एक होलिस्टिक अप्रोच अपना रही है, जिसमें कि स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो ग्राउंड लेवल पे जो स्टाफ काम कर रहा है, उसकी ट्रेनिंग, उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए फंडिंग सपोर्ट भी देते हैं, और साथ ही साथ एनडीएमए के साथ मिलकर भी हम कार्य कर रहे हैं। बिल्कुल मीना साहब। वत्स साहब, हर आपदा जब आती है तो एक बार परीक्षा उन तैयारियों की भी होती है जो एक लंबे समय से भारत पे, खासकर एनडीएमए उन तमाम आपदाओं से निपटने की जो तैयारी कर रही है। हाल की अगर इन घटनाओं को देखें तो किस तरह के, एक तरह से आपने कह सकते हैं लेसन लिया है इस पूरी घटना से, क्या सीखा हमने, और आने वाले समय में आधुनिक तकनीक को लेकर इसका इस्तेमाल, लोगों को कम से कम इसका नुकसान हो। रिहायशी इलाकों को सचेत किया जाता है, वार्निंग्स दी जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी पिछली कुछ घटनाओं में हमने देखा है कि किस तरह से जब ये आग रिहायशी इलाकों तक नुकसान पहुंचाने लग गई थी, तो क्या वहां पे आपको लगा कि व्यवस्था में अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी भी है? इधर हाल में हमने एक स्टडी हमने किया, जिसमें
बड़े देशों में जो जंगलों में आग लगने की घटनाएं हैं, उसमें किस तरह की प्रणाली का इस्तेमाल हुआ और कौन से अच्छे प्रैक्टिसेस थे और कैसे सरकार ने सारी ना स्थिति का सामना किया, इसके आधार पर जो अच्छे प्रैक्टिसेस हैं उनका हमने एक संकलन किया है। और हमारा यह उद्देश्य है कि जो भी है ना अच्छी इस प्रणाली के लिए जो गुड एलिमेंट्स हैं उनका हम किस तरह से हम उनको डिसेमिनेट कर सकें। अगर वत्स साहब आप कुछ जिक्र कर सके कि वो किस तरह की तैयारियों के रूप में सामने दिख सकता है। एक तो सबसे बड़ा यह था कि लोगों का सहयोग है ना, कि यह जो समस्या है इसमें जो जंगलों के आसपास जो लोग रहते हैं ना, एक वहाँ बाहर के देशों में एक टर्म होता है ना, वाइल्ड लाइफ अर्बन इंटरफेस, WUI। तो उस हिसाब यहाँ भी एक इंटरफेस है ना लोगों के साथ। तो उस इंटरफेस को कैसे और मजबूत किया जाए और लोगों को एक, हमारे यहाँ तो वैसे भी जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट की एक लंबी परंपरा रही है, तो हम कैसे इस आग को बुझाने में लोगों का सहयोग लें और जो नेचुरल जो हमारा जो इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज है, हमारा जो कई चीज़ें जो हम करते हैं जैसे नेचुरल ब्रेक्स वगैरह करते हैं, तो इन सब चीज़ों को हम करने में कैसे स्थानीय लोगों को वॉलंटियर के रूप में हम उनका उपयोग कर सकें और उनका ना समर्थन ले सकें, इसके लिए हमारा हमेशा प्रयास रहेगा। और एक तो फिर दूसरा जो हमारा जो मुख्य जो रिस्पांस फोर्स है, हम उसको नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स कहते हैं, तो वह भी अब ना जंगलों के आग लगने की घटनाओं में बहुत सक्रिय रहता है। और NDRF का हम उपयोग करके लोगों को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेन कर सकें है ना इसमें, तो वह भी हमारी एक कोशिश रहेगी। तो हमारा जो मुख्य है एक तो कि हम, जैसा उन्होंने कहा हमारे ना सहयोगी ने, कि अर्ली वार्निंग को हम मजबूत करें, दूसरा हम लोगों का सहयोग लें, तीसरा हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रशिक्षण दे सकें, और चौथा वो सारे तरह के हम कदम उठाएं जिनके कारण जो मानव निर्मित आग लगने की घटनाएं हैं उनको हम कम से कम कर सकें। तो ये इन्हीं स्तर पर हमारा प्रयास अभी चलेगा और हम वन विभाग के साथ केंद्र स्तर पर भी और राज्य स्तर पर भी हम बहुत ही नज़दीक से उनके साथ सहयोग करेंगे। यह बहुत बड़ी समस्या है, सारे विश्व की समस्या है और हमारे देश में भी यह समस्या काफ़ी गहरी है। ये कर्नाटक में पिछले साल बंदीपुर में बहुत बड़ी आग की घटना हुई थी। तो इन सारी घटनाओं से बहुत कुछ हमें सीखने को मिला है और हम इस पूरे तंत्र को हम और सक्षम करने में प्रयत्नरत हैं। जी, जयराज साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जयराज साहब, वनों में जो आग की घटनाएं होती हैं, वन संपदा का तो भारी नुकसान होता है, तमाम जड़ी बूटियों का नुकसान हो जाता है। क्या इसके लिए आम जनता संवेदनशील नहीं दिखाई देती है उतनी? देखिए, मैं ये कहूंगा कि ऐसी तो बात नहीं है और जरूरत अगर इसका एक मंत्री की बात करें कि मंत्रा क्या है इसके लिए, फॉरेस्ट फायर नाउ, तो सिर्फ मेरे ख्याल से एक मंत्रा ये है इसका कि अगर हम लोगों को हमारे जो फॉरेस्ट के साथ लाइवलीहुड के रूप में जोड़ दें, उनकी जो जीविका है उसका अर्जेंट फॉरेस्ट से उनको मिल सके, चाहे इको टूरिज्म की बात करें हम, या हम और तरह के जो मुद्दे फॉरेस्ट से हैं जो उनकी आय में वृद्धि कर सकें, तब उनको लगता है कि साहब ये मेरा रिसोर्स है, इसके कंजर्वेशन में, इसके प्रोटेक्शन में मुझे आगे आना है। तो सबसे बड़ा जो चैलेंज इस समय है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बहुत एक्टिवली कर भी रहा है, जिसमें कि स्थानीय लोगों को, लोकल कम्युनिटीज को फॉरेस्ट के साथ जोड़ा जा रहा है, उनको लाइवलीहुड की अपॉर्चुनिटीज बढ़ाई जा रही हैं, चाहे इको टूरिज्म जैसे मैंने कहा, इसके अलावा जो फॉरेस्ट में तमाम एक्टिविटीज होती हैं, प्लांटेशन की एक्टिविटीज होती हैं, तमाम तरह की हमारी सड़कें वहां पे हम लोग बनाते हैं, तमाम स्ट्रक्चर्स अब बनाते हैं, तो उनमें जो है रोजगार के बड़े सारे तो कोशिश कर पर एक फायर गार्ड होता है, क्या
इस तरह की नीतियों में भी बदलाव की जरूरत आपको लगती है? वन विभाग को अपनी एक तरह से पूरी कार्यप्रणाली में भी कुछ बड़ी तब्दीलियां करने की जरूरत है इस समस्या से निपटने के लिए। देखिए मैडम, अगर आप बात देखें तो हमारा फॉरेस्ट गार्ड के पास बहुत बड़ा क्षेत्रफल होता है जंगल का, और आप ये देखिए हम क्या पुलिस डिपार्टमेंट का देख लीजिए, उनके पास मैन पावर की कमी की वो बात करते हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी ये बात कहता है, पर गवर्नमेंट की अपनी लिमिटेशंस है, गवर्नमेंट के पास रिसोर्सेज बड़े लिमिटेड हैं। तो हमें इसको समझना है कि गवर्नमेंट जो कर सकती है अपनी जगह कर रही है। हमारे को समुचित धनराशि दी जाती है अपने फायर मैनेजमेंट को, भारत सरकार भी हमें जो है इमदाद देती है इसमें। तो अब हम ये समझते हैं कि अगर जनता जुड़ती है हमारे साथ ना, तो हमारा काम बहुत आसान हो जाता है, और जनता अगर हॉस्टाइल प्ले करती है तो हमारे लिए बड़ी कठिनाई आती है। तो जो भी हमारी फॉरेस्ट फायर की प्लानिंग होती है उसमें बहुत केयरफुली डिस्ट्रिक्ट लेवल पर उसका पूरा एक प्लान बनता है, डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट फायर मैनेजमेंट प्लान बनता है, जिसको कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अपने लेवल पे काफी डिस्कशंस के बाद तमाम डिपार्टमेंट्स को इन्वॉल्व करके उसको फाइनल करते हैं, और उसको बहुत मेहनत से उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। और उत्तराखंड जैसी जगह में, राज्य में हमारे पास वन पंचायतें हैं, ये एक तरह से कम्युनिटी मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट का एक बहुत अच्छा यहाँ पे एग्जाम्पल है। 12,000 से ज्यादा हमारे पास ये वन पंचायतें हैं जहां पर कि लोग अपने जंगल को मैनेज करते हैं। तो बहुत अच्छा एक रिसोर्स ऑलरेडी है। जरूरत इस बात की है कि उनमें थोड़ा जान फूंकने की जरूरत है, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अब काफी कर भी रहा है, और हम उनके लिए बहुत एक्टिव प्रोग्राम बना रहे हैं, और हमें लगता है कि आने वाले समय में लोग हमारे साथ पूरी तरह से खड़े होंगे, ऐसा मेरा मानना है। जी, जयराज साहब, अंत में जानना चाहेंगे कि आग से होने वाले नुकसान का आकलन क्या किया जाता है, या इसके लिए भी एक तरह से एक अध्ययन और इसके लिए एक पूरी व्यवस्था बनाने की जरूरत है? और अगर ये आकलन होता है तो एक सीजन में अगर, या हम 2019 की अगर उत्तराखंड की आग का जिक्र करें तो उससे कितना नुकसान हुआ होगा? ये आपने बड़ा पॉइंट ब्लैंक क्वेश्चन पूछा है, तो मैं आपको पॉइंट ब्लैंक आंसर दे रहा हूं। उत्तराखंड में 2019 में करीब 3,000 हेक्टेयर हमारा फॉरेस्ट जला था, और हमने जो अपना एक कैलकुलेशन का हमारा एक तरीका है उसके हिसाब से 56 नुकसान हुआ। ठीक है, अब देखना यह है कि हमारा जो असेसमेंट है उसको अब हम ब्रॉड बेस करने की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, जंगल जब जलता है तो आज के टाइम में सबसे बड़ा जो लॉस है, देखिए पैसा हमारा, पेड़ की कीमत क्या थी, घास की कीमत क्या थी, और हमारी जड़ी बूटी की कीमत क्या थी, ये तो चलिए इसकी तो वैल्यू निकाल लेंगे, पर जो असली हमारा जो लॉस है वो बायोडाइवर्सिटी का लॉस है, वो हैबिटेट का लॉस है। और जो क्लाइमेट चेंज में जो हमारी ये कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड गैसेस जा रही हैं, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा मेजर कंसर्न है कि जो हमारा कार्बन लॉक होता है हमारे प्लांट्स में, वो आग लगने से हवा में रिलीज हो जाता है। अपने आप में ये एक बहुत बड़ा खतरा है। तो अब हम अपने जो पैरामीटर्स हैं जिससे हम अपना एसेस करते हैं अपनी डैमेज, उसको हम ब्रॉड बेस करने जा रहे हैं, उस पर काफी काम चल रहा है। आने वाले समय में उन सभी इन फैक्टर्स को, क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी, ये सारी चीजों को इनकॉर्पोरेट करके हम अपने नए नॉर्म्स बनाने जा रहे हैं, और उस पर काम इस समय चल रहा है। जी हाँ, बिल्कुल जयराज साहब, बड़ी ही साफगोई से आपने बताया कि जिस बड़े नुकसान को हम झेलते हैं जब इस तरह की जंगलों में आग लगती है, उसके लिए सतर्क होने की जरूरत है, एक पूरी व्यवस्था कायम है, उस पर और मुस्तैदी से काम करने की भी जरूरत है, लोगों की भागीदारी की सबसे ज्यादा जरूरत है, वनों से जो लोग दूर हुए हैं उस दूरी को कम करने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया तीनों ही मेहमानों का इस विशेष चर्चा में शामिल होने के लिए। वत्स साहब आपका, मीना साहब आपका, और जयराज साहब आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपदा के सामने के इस अंक में आज बस इतना ही। अगले हफ्ते एक बार फिर मुलाकात करेंगे आपसे, एक नई आपदा के बारे में जिक्र करेंगे, और उससे किस तरह से देश तैयार है, उससे निपटने के लिए उन तैयारियों को भी आपके सामने रखेंगे। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।